गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे परिवहन एवं संचार। ठीक है, अब इसमें अपन ने दो परिवहन पढ़ लिए थे, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। आज है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन के द्वारा किन चीजों का किया जाता है परिवहन? मैंने पहले बताया था तुम्हें, गैस और तेल। पानी तो है ही है, लेकिन मुख्य परिवहन किनका किया जाता है? गैस और तेल। अब इनमें देखो, इसमें देखो, भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। नया किस प्रकार से है? नया किस प्रकार से है? जैसे रेल और सड़क परिवहन तो प्राचीन है, यह नया है सबसे। क्यों? क्योंकि इसका विकास बाद में किया गया है। ठीक है ना, जो जो टेक्नोलॉजी जैसे विकसित हुई है ना, तब इसका विकास किया गया है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। बुक में देखिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि पेट्रोल जो प्राकृतिक गैस है वो या तो शोधनशालाओं तक, जैसे जहां से ये निकलते हैं वहां से शोधनशालाओं तक। शोधनशाला क्या होती है? जहां उसको रिफाइंड किया जाता है, उपयोग के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना। जैसे अब देखो, ये जो कच्चा तेल निकलता है, अपन ने पढ़ा ना कच्चा तेल। अब जो कच्चा तेल निकलता है ना, इसमें सारी चीजें मिली हुई रहती हैं। क्या क्या? पेट्रोल, डीजल, ये अलग अलग किया जाता है फिर शोधशालाओं में। इसके अलावा मोम, जो ये मिट्टी का तेल, ये सारी चीजें उसमें, जैसे इसको जो जो रिफाइंड करते हैं उसकी क्वालिटी के आधार पे इसको अलग अलग फिर किया जाता है। ठीक है ना। तो जहां से यह उत्पादित होता है या निकलता है, खनिज है ना ये एक, तो जहां से निकाला जाता है उसको शोधनशालाओं तक पहुंचाने के लिए किस परिवहन का उपयोग किया जाता है? पाइपलाइन परिवहन का। क्योंकि देखो, यह एक बार लगाने में ही इसकी लागत अधिक आती है, लेकिन फिर लगाने के बाद यह परमानेंट हो जाता है, फिर इसमें कोई खर्च नहीं आता है। ठीक है ना। तो यह सस्ता भी पड़ता है और तीव्र होता है कि जो जो अपन निकालते रहेंगे वो तेल एक फ्लो में जाता रहेगा। ठीक है ना। ठोस व गलनीय पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। अब ठोस व गलनीय अवस्था क्या होती है? ठोस का मतलब तो कठोर, और गलनीय कि उनको, जैसे ये तेल है, इसमें अनेक और भी तो तत्व मिले हुए रहते हैं ना, तो उनको क्या होता है कि उनको अलग करके जो ठोस रहता है ना रूप, उसको भी लिक्विड बनाकर, इसको पाइपलाइनों में तो लिक्विड तो जाएगा, ठोस तो फिर जाम हो जाएगा, तो लिक्विड करके इसको फिर परिवहन किया जाता है। आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों में जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, किंतु इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। अब एक बार पाइपलाइन जैसे जहां से निकाल दी ना, वो पाइपलाइन क्या होता है कि या तो ये अंडरग्राउंड होती हैं या ऊपर ऊपर होती हैं, तो इनमें एक बार बनाने में ही लागत अधिक आती है। फिर इसको जो परिवहन किया जाता है उसमें कोई मशीनों का इनका प्रयोग नहीं किया जाता, फ्लो के अनुसार अपने आप बहता रहता है। ठीक है ना। तो फिर इसमें कुछ भी खर्चा नहीं लगता है एक बार बनाने के बाद। वाहनांतरण, देरी तथा हानियां इससे लगभग नहीं के बराबर है। वाहनांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो भेजना है वो, और हानियां इससे लगभग नहीं के बराबर है।
कि एक बार बनाने के बाद इसमें से अगर जैसे बस सिर्फ ये देखना होता है कहीं से रिसाव नहीं हो रहा है, रिसाव होगा तो पता लग जाएगा, आगे वो जाएगा ही नहीं। तो इसमें मतलब और इसके कोई भी इफेक्ट खराब नहीं है, सिर्फ एक बार इसको लगाना ही वो ज्यादा लागत आती है इसमें। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। अब कौन कौन से 3 प्रमुख पाइपलाइनें हैं? जहाँ पे देखो ये तेल निकलता है ना, वहीं पे मिलेंगी ये। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक इसकी एक शाखा बरौनी से राजमंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजमंद से मोरी ग्राम तक, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। यह पूर्वी क्षेत्र में है। असम के तटीय क्षेत्र में तेल निकलता है ना, तो यह हल्दिया तक, कोलकाता में है हल्दिया, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। तो यहाँ तक यह पाइपलाइन शोधनशालाओं तक पहुंचाया जाता है। जो देखो एक तो मुख्य तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो अपने मुंबई है, तटीय क्षेत्र है, असम, और एक ये इधर है कर्नाटक के पास, ठीक है ना। तो मुख्य ये 2 हैं, मुख्य तो ये 2 हैं। अब तेल और प्राकृतिक गैस तो जैसे राजस्थान में भी निकल रहा है, अब बाड़मेर में तेल के मिले है ना, हुए निकल रहा है वहां से भी, लेकिन पुराने यही हैं। गुजरात, अब देखो दूसरी पाइपलाइन कहां से है? गुजरात में सलावा से विरमगाम, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। अब तीसरी है गैस पाइपलाइन, गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। इसकी शाखा राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर व बराला व अन्य स्थानों पर है। अब ये तीनों नाम तुम्हें याद रखने हैं, थोड़े से हार्ड हैं लेकिन लिखने हैं, याद रखने हैं तुम्हें। पाइपलाइन में यही है कि मुख्य जो तेल क्षेत्र हैं उनसे दूसरे क्षेत्रों में सप्लाई करने के लिए नजदीक के क्षेत्रों में पाइपलाइन के द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। और यह मुख्य 3 तेल लाइन है, एक तो आसाम में, दूसरा गुजरात के, एक तो उत्तरी क्षेत्र में फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए जालंधर और ये पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है। दूसरा है ये एमपी के भागों तक, मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब ये तीनों चीजें याद रखनी है आपको। एक तो 3 मुख्य पाइपलाइन हो गई, दूसरा पाइपलाइन परिवहन के द्वारा किन चीजों का परिवहन किया जाता है। तो इसमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस मुख्य है। पहले इसका प्राचीन काल से, जैसे अपन पहले देखेंगे तो सिर्फ जल का परिवहन ही किया जाता था, लेकिन अब इसका मुख्य पाइपलाइन एक स्थान से शोधनशालाओं तक पहुंचाने के लिए या शोधनशालाओं से तेल की, प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने के लिए इन पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। अब अगला है जल परिवहन। जल परिवहन, अब जल परिवहन क्या होता है? जो जल में परिवहन किया जाता है वो जल परिवहन कहलाता है। जल परिवहन आप पढ़ोगे तो प्राचीन काल से, तेरी बुक कहां है? प्राचीन काल से ही जल परिवहन अति उत्तम अवस्था में है। अति उत्तम का मतलब क्या हुआ कि पहले जब सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग का तो बाद में विकास हुआ है, इनका विकास नहीं था, तब परिवहन का साधन मुख्य क्या था? जल परिवहन। जल के द्वारा अब जल परिवहन तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः किया जाता है, क्योंकि ये देखो जहां जल के स्रोत होंगे वहीं तो जल परिवहन संभव होगा। अब जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता है। सबसे सस्ता, अगर आपसे जैसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए, ऑप्शन देके आपको कि सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है, तो जल परिवहन, ठीक है। लेकिन यह इसके कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। लाभ तो जैसे ये सबसे सस्ता परिवहन है, प्राकृतिक, जैसे इसको लागत नहीं लगाई जाती इसको बनाने के लिए, क्योंकि प्रकृति के द्वारा अपन को समुद्र है, छोटे जो झील हैं या महासागर है, इनमें ही तो किया जाता है जल परिवहन। तो प्राकृतिक स्रोत के द्वारा अपन को उपलब्ध है इसका मार्ग। उसके बाद इसकी कुछ हानियां हैं कि जैसे जो तटीय क्षेत्र हैं वही इस परिवहन से जुड़े हुए होते हैं,
सभी क्षेत्रों तक इस परिवहन को पहुंचाना असंभव है। दूसरा, इसमें टाइम अधिक लगता है, ठीक है ना। तीसरा कि जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे समुद्र में समझ लो तूफान आ गया या चक्रवात आ गए, चक्रवात तो तूफान का एक रूप है, तो ये मतलब कुछ भी जैसे बीच में अगर कोई खराबी होगी, अधिक भूकंप आ गए, ये प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, इनसे ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब देखो, और ये किन किन क्षेत्रों में, ये तो मैंने बता दिया कि जलमार्ग जो है किन किन क्षेत्रों में, ये अपन पढ़ेंगे। इसमें जल परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है, क्योंकि इसके निर्माण में परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। परिवहन मार्ग समझ गए ना, जहाँ परिवहन के साधन, जैसे अपन सड़क निर्माण करते हैं, रेल मार्ग का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से इसमें निर्माण नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा ही अपन को उपलब्ध होता है और उन्हीं में यह साधन चलाए जाते हैं। इतना आवश्यक है कि इसके लिए प्राकृतिक तथा अथवा कृत्रिम जलपूर्ण मार्ग आवश्यक होते हैं। भारत के लोग अनंत काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। यहाँ नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जब यह और साधन विकसित नहीं थे तो यात्रा का मुख्य स्रोत क्या था, कौन सा परिवहन था, जल परिवहन। अब जल परिवहन के द्वारा ही देखो, वास्को डी गामा जो भारत आया था, पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ आया था ना वो, और ये कालीकट जो बंदरगाह है इस पे आया था वो सबसे पहले। तो अब उसका ऑप्शन निकाल दिया है, जैसे स्वेज नहर निकाल दी ना अफ्रीका और इसके यूरोप के बीच में से, तो इससे ये मार्ग कम हो गया है। पहले पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ आना पड़ता था, तो इसमें टाइम अधिक लगता है। लेकिन जब पहले परिवहन का साधन यही था, तो अपने जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए लोग इसी का उपयोग करते थे। तो अपनी संस्कृति या धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लोग जाते थे, तो इसी परिवहन के द्वारा ही दूसरे देशों में जाते थे प्राचीन काल में। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा, इसके ऊपर देखो, जल परिवहन द्वारा भारी एवं स्थूलकाय वस्तुओं को ढोना अनुकूल है। अब जल परिवहन है, इसमें चाहे कितनी भी भारी वस्तुएं हो उनको ढोना आसान है। ले जाया जा बड़ी बड़ी जहाजें देखी होंगी ना आपने टीवी वगैरह में। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल भी है। ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल किस प्रकार है, क्योंकि इसके द्वारा यह नेचुरल चलता है, इसके द्वारा प्रदूषण नहीं फैलता है, ऊर्जा इसमें नहीं लगती है, इसमें यह नहीं कि पेट्रोल डलेगा तो चलेगा, ठीक है ना। आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से देश में प्राचीन काल से ही नदियों के माध्यम से यातायात किया जाता है। अब आंतरिक जल परिवहन क्या होता है, आंतरिक जल परिवहन क्या होता है, जल के अंदर परिवहन होता है, वही जल परिवहन होता है। आंतरिक जल परिवहन का मतलब होता है कि जैसे अपना भारत है, भारत देश के जो अंदर ही, मतलब भारत के जितने राज्य हैं उनके अंदर जो परिवहन किया जाएगा वो तो होगा आंतरिक जल परिवहन। झीलों के द्वारा या छोटे जो होते हैं, ये नहरें होती हैं, इनके नदियों के द्वारा जो परिवहन किया जाता है ना, मतलब देश के अंदर ही, और जो देश के बाहर किया जाता है उसे अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन, ठीक है। दो प्रकार के हैं ये। आंतरिक जल परिवहन जल के अंदर ही होता है जल परिवहन तो, लेकिन आंतरिक का मतलब है किसी भी देश के, एक देश के अंदर ही, समझ गए। जैसे भारत में अपन को अब या तो ये नदियां हैं इनके द्वारा परिवहन होगा, या जो ये झील है बड़ी बड़ी इनके द्वारा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए सिर्फ भारत के अंदर ही आंतरिक जल परिवहन के द्वारा जाया जाएगा। और अगर भारत से दूसरे देशों में जाना है, जैसे अपने को अफ्रीका महाद्वीप के कोई देश में जाना है या यूरोप के देश में जाना है, जल परिवहन के द्वारा। तो अब तो और साधन अधिक विकसित हो गए, तो इनके द्वारा कम ही जाया जाता है, इनके द्वारा माल ज्यादा ढोया जाता है। अब तो जो व्यापार किया जाता है ना, वो भारी वस्तुओं का किया जाता है जहाजों के द्वारा। अब नॉर्मल आवागमन का साधन तो ये नहीं है, क्योंकि अब तो जो वायु परिवहन विकसित हो गया ना, तो उसके द्वारा जाया जाता है मनुष्य। लेकिन इनके द्वारा जो भारी माल होता है, जैसे व्यापार वाणिज्य के लिए एक देश से दूसरे देश में माल पहुंचाना या मंगवाना, जो आयात निर्यात किया जाता है वो किया जाता है। अब
अब देखो इसमें आगे, वर्तमान में देश में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा नौ संचालन जलमार्ग है, जिसमें नदियां, नहरें, अप्रभावी जल अथवा झीलें, संकरी, खाड़ियां इत्यादि शामिल हैं। देश की प्रमुख नदियों में 3700 किलोमीटर लंबे मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। नहरें 4300 किलोमीटर लंबे नौ संचालन मार्ग में मात्र 900 किलोमीटर तक की दूरी नौकाओं द्वारा परिवहन के लिए उपयुक्त है। वर्तमान में आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से लगभग 160 टन माल की ढुलाई प्रतिवर्ष की जाती है। भारत के 14,500 लंबे नौ संचालन जलमार्ग में से केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग की मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। अब मेरे को ये बताओ आप, मैंने पढ़ा उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हैं आपको भारत के? करण, उत्तर पूर्वी राज्य कौन से होंगे अपने भारत के? जो उत्तरी कौन कौन से, एक आध का नाम तो बता, कौन कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, ये आते हैं ना। ये उत्तर पूर्वी राज्य, मतलब उत्तर और पूर्व में जो स्थित है वो राज्य, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ये बिहार आ जाएगा, ठीक है। तो जो समझ गए ना इसका मतलब, इसीलिए मैंने पूछा है कि ज्योग्राफी का अपन ये लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें अब तक दिशाओं का और राज्यों का ज्ञान नहीं होगा तो फिर कैसे समझोगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में अपन ने पढ़ा कि आंतरिक जल परिवहन अधिक होता है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है और वहां से कोई भी सामान पहुंचाने के लिए जो तटीय क्षेत्र हैं उनसे यह जल परिवहन के द्वारा ही परिवहन किया जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रीय जल मार्ग कौन कौन से हैं ये देखो, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ये 5 हैं राष्ट्रीय जल मार्ग। देश की गंगा, हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, भांडवी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियों द्वारा आंतरिक जल मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ये नदियों के नाम हैं। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग और अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग दो बताए थे ना मैंने। अब राष्ट्रीय जलमार्ग में ये आंतरिक जलमार्ग आ जाएगा कि राष्ट्र के अंदर ही। देखो, नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये कहां से है? हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। आ गया समझ में? कहाँ है ये? पहला हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य। अब हल्दिया कहाँ है? हल्दिया से देखो, ये इसमें दे भी रखा होगा ना, हवाई एवं जलमार्ग। जलमार्ग देखो, हाँ, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है और इलाहाबाद यूपी में, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूपी से और यह पश्चिम बंगाल तक पहला जलमार्ग है। याद रखना है ये नाम, चाहे तो अंडरलाइन कर लो। कई बार पूछ लिया जाता है कि इन मार्गों के नाम बताओ। दूसरा है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया व धुरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। तीसरा है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 केरल के पश्चिम तटीय नहर कोटापुरम से कोलम तक उद्योग मंडल और चंपकाश नहर 205 किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से भरकानन 1100 किलोमीटर लंबा जलमार्ग। इसके बाद है संख्या 5 मताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्व तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। कुछ अन्य जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी और कंबरजुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्च जल और कुछ नदियां जुआरी विस्तार शामिल हैं। देश की अधिकांश नदियां वर्षा काल के अतिरिक्त समय में प्राय जल की अल्पता का शिकार हो जाती है, जिसके कारण उसमें परिवहन का कार्य रुक जाता है। भारत के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 10 नदी मार्ग ऐसे हैं जहाँ वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है। ऐसे नदी मार्गों को ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि आपके जो ये हैं
आंतरिक जलमार्ग या अपन राष्ट्रीय जलमार्ग 5 बताए हैं कहाँ से कहाँ तक है। इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि जो जलमार्ग हैं वो, क्योंकि देखो जो कुछ नदियां हैं जो 12मासी नदियां हैं, अब 12मासी नदियां कौन सी हैं, जो ये पर्वतों से निकलती नदियां तो मोस्टली पर्वतों से निकलती हैं, लेकिन जो हिम क्षेत्रों से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हिमालय से निकलने वाली नदियां ही 12मासी नदियां हैं। उसके अलावा जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं जैसे महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें वर्षा काल के अतिरिक्त जो होता है जो साल में समय, उसमें इनमें पानी की स्तर कम हो जाता है। तो पानी का स्तर कम हो जाएगा तो वहां परिवहन भी है, जल परिवहन बाधित होता है। ठीक है, जो 12मासी नदियां हैं उन्हीं में सारा साल परिवहन होता है। अन्यथा जहाँ पानी कम हो जाता है, वर्षा जैसे वार्षिक जो नदियां होती हैं या वर्षा काल में ही जिनमें पानी आता है, उनमें सिर्फ वर्षा काल में ही परिवहन होता है। तो यह इनका हानि हो गई ना, कि सिर्फ वर्षा काल में ही परिवहन कर सकते हैं, उसके अलावा उसमें फिर दिक्कत आती है। ठीक है, अब ये तो था जल परिवहन, इसके मार्ग अपन ने 5 पढ़े, ये आपके याद होने चाहिए कल। और आंतरिक जल परिवहन अपन राष्ट्रीय जल परिवहन पढ़ लिए हैं, 5 हैं ये, याद होने चाहिए कहाँ से कहाँ तक हैं। आपके मैप में भी इसमें दे रखे हैं, आप देख के आओगे कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा मार्ग है। ठीक है, कौन कौन से राज्य में है। इसके बाद कल अपन पढ़ेंगे प्रमुख समुद्री पत्तन या बंदरगाह। अब बंदरगाह का क्या मतलब है, जहाँ से सामान उतारा या ले जाया जाता है, वो स्थान बनाए जाते हैं तटीय क्षेत्रों पर। इससे होगा, अब अपन ने राष्ट्रीय तो जलमार्ग पढ़ लिया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो जलमार्ग पढ़ेंगे उनमें बंदरगाहों का महत्व आएगा। अब ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना।